फैक्टर्स चल रहा है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, याद है ना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, बोथ। योग भी निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का योग, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का योग और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का योग। कितने नंबर पर चले थे? क्वेश्चन नंबर हो गया है, 9 भी हो गया है। 720 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना है। निकाले हैं औसत? ऑफलाइन वाले बहुत सारे बहादुर लोग हैं ना, एक में एडमिशन लेकर के 1000 के कितना बना दिया गया है? 2000 कर दिया। 1000 के 10,000 बनाना थोड़ा सा आसान रहेगा लेकिन 1000 के क्या कर दिया है? 2000। मैथ प्लस रीजनिंग, उसको 6 नंबर में ले जाकर के समझाइए। एवरेज निकालने के लिए बताया गया है नहीं। एवरेज का मतलब कुल संख्या का योग बटे कुल, लेकिन फैक्टर्स का एवरेज निकालना है। ज़्यादा फीस रहे तो कहा जाए ये फीस है, चलेगा। 8 से 9 माह 10 माह 1000 रुपया जोड़ लीजिए एवरेजन। पर डे कितना पड़ा? 365 से भाग दे देना। 1.5 रुपया कि 2.5 रुपया पड़ा। 720 के सबसे पहले आप प्राइम बेस में लाए हैं। प्राइम बेस में ला कर के मान निकालना है। बात को समझिए, जितने फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स में कौन कौन सी संख्या होते हैं ये देखना हम लोग का। फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड। तो जितने आपको फैक्टर्स होंगे उसमें कौन कौन सी संख्या मिलकर के फैक्टर्स बनता है, पता है ना? बताओ। सबसे पहले 1 होगा, 1 तो सभी में शामिल होता है। 1 के बाद कौन सा होगा? प्राइम, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। और 1 होता है आपको कंपोजिट। 1 हुआ कंपोजिट। कंपोजिट के मतलब समझ में आ रहा है ना? कंपोजिट फैक्टर्स। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या। और 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य संख्या। जैसे 12 का अगर हम लोग का फैक्टर्स निकालना है तब 1 हुआ, 2, 3, 4, 6 और 12। इसमें 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 2 क्या है? 3 क्या है? 4, 6, 12। यही कोई भी फैक्टर्स होगा उसमें 1 बनेगा 1, दूसरा बनेगा डिस्टिंक्ट प्राइम, प्राइम नंबर। टोटल प्राइम फैक्टर्स नहीं, टोटल प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं। विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। कौन सा? विशिष्ट, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। आवाज नहीं जा रहा है? विशिष्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कल हम लोग निकाले थे अभाज्य, आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाले थे, सभी पावर को क्या किए थे? जोड़े थे।
और ये विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड है। 12 को आप प्राइम बेस में लाइएगा तो 2 कितना बार हो गया, 2 बार, और 3 कितना बार हो गया, ए हो गया 2 बार, और 3 हो गया 1 बार। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, आसान होगा। पावर में 1 बढ़ाएंगे, गुना कर देंगे। 3 गुना 2 कितना हो गया, 6। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बताए हैं, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए सिर्फ 2 ही ना, 2 को छोड़ दिए, 1 + 1। और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 2 के पावर में नहीं बढ़ाएंगे ज्यों का, और बाकी के पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर दिए। 2 दूना कितना हुआ, ये आसान हो गया। लेकिन आपको पूछ देता कंपोजिट फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। कंपोजिट फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यहाँ से आसान है निकालना। कंपोजिट फैक्टर 4, 6 और कितने कंपोजिट फैक्टर्स हुए, 3। 4, 6 और 12 यही ना, 4, 6 और ये 3 नहीं लिए हैं, 4, 6 और 12 मिलकर कितने हुए, तो टोटल कंपोजिट फैक्टर्स 3 हुए। लेकिन बड़ा नंबर देगा वहाँ कंपोजिट फैक्टर्स निकालना है, मुश्किल हो जाएगा। कंपोजिट फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है, नहीं ना, तो अब ना समझ में आएगा। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर के लिए जो बेस में प्राइम है वही अलग अलग प्राइम लेंगे। बेस में कौन कौन सा प्राइम है, 2 और, तो टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2। जितने बेस प्राइम होते हैं वही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। लेकिन टोटल प्राइम फैक्टर के लिए पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि अलग अलग कितने प्राइम है, विशिष्ट का मतलब अलग अलग। अलग अलग कौन कौन से प्राइम है, 2 और 3। टोटल कितना हो गया, जैसे कहता 2 के पावर 5, 3 के पावर 9, 5 के पावर 7, 11 के पावर 24। इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम कितना है, 4। कौन कौन सा, 2, 3, 5 और जितने बेस में प्राइम होते हैं वही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके बाद टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालना है। और टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं देखिए तो TNF 3 दूना। अब तीसरा पर हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे कंपोजिट पर। कंपोजिट फैक्टर्स निकालना है, तो कंपोजिट फैक्टर्स निकालने के लिए टोटल फैक्टर्स में प्राइम वाले को घटा देंगे डिस्टिंक्ट, और 1 भी घटाएंगे, क्योंकि प्राइम तो चला गया, अब बचा उसमें क्या, 1 नहीं तो प्राइम है और नहीं तो प्राइम कौन कौन से नंबर है, 2 और, तो 2 प्राइम घट गया टोटल में, और 1 को भी घटाना है। 1 नहीं तो प्राइम है और नहीं तो कंपोजिट है। 6 में से 2 और 1 3 चला गया, कितना कंपोजिट फैक्टर आ गया, छापना नहीं है, 3। ये बात समझ में आया। अब स्पष्ट रूप से पूरा छापेंगे, पहले एक बार और समझिए। टोटल फैक्टर्स में कितने नंबर मिलकर होते हैं, 3। 1 डिस्टिंक्ट प्राइम और कंपोजिट। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, किसी भी नंबर का फैक्टर। डिस्टिंक्ट प्राइम बेस में जितने प्राइम होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट। कंपोजिट प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए टोटल फैक्टर्स में डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स को घटा देंगे, और एक्स्ट्रा कितना घटाना, 1 घटाना। छापना नहीं है, अब छापेंगे हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊपर में क्या, फैक्टर्स। और फैक्टर्स में कौन कौन सा फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स में होंगे पहला 1 और दूसरा क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, और 1 कंपोजिट फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट फैक्टर्स। इसे आप बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड, और ए हो गया भाज्य गुणनखंड। कंपोजिट का मतलब भाज्य, भाज्य गुणनखंड या संयुक्त गुणनखंड भी बोल सकते हैं। एक हुआ नहीं तो प्राइम और नहीं तो कंपोजिट, इसे हिंदी लिख दीजिएगा विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। या अलग अलग अभाज्य, वही हुआ विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग 120 का निकालिएगा, पहले छाप लेना है यहाँ। और ये क्वेश्चन रहा 120 में, सबसे पहले निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स TNF, तब निकालना है आपको डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तब तीसरा में आपको डायरेक्ट निकाल देना है कंपोजिट फैक्टर्स। तो कंपोजिट निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग नहीं निकालेंगे, कंपोजिट फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, इसके बाद कंपोजिट फैक्टर्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया, डिस्टिंक्ट कितना आया, और कंपोजिट कितना आया, 12। एक घटाए थे कि नहीं, एक भी घटाना है, क्योंकि एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य। पहले 120 का प्राइम बेस में लाएंगे, 2 कितना बार है, और 3 कितना बार है, और 5 कितना बार है, एक ही बार। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, टोटल कितना हो गया 16। और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स के लिए बेस में कितना, 1 2 और 1, 3 बार प्राइम आया, 3 हो गया। कंपोजिट फैक्टर्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में प्राइम नंबर को घटा देंगे, कितना प्राइम नंबर है 3, और एक भी प्राइम और कंपोजिट नहीं है, एक एक्स्ट्रा घटा देंगे, कितना आया 12। तो कंपोजिट फैक्टर्स निकाल दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो ये 3 नहीं है, अगर यही चौथा पूछ देता इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 3 नहीं बोलना है। अभाज्य गुणनखंड में जितने प्राइम के बेस में है, प्राइम बेस में पावर जोड़ दीजिएगा, 3 + 1 + 1 कितना हुआ, डिस्टिंक्ट प्राइम अलग होता है और टोटल प्राइम फैक्टर्स अलग होता है। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का मतलब कि प्राइम नंबर कितने हैं, तब प्राइम नंबर है 1 2 और टोटल प्राइम फैक्टर्स का मतलब प्राइम नंबर कितने बार उपयोग किए गए, तब 2 कितना बार उपयोग हुआ, 3 बार, 5 3 कितना बार, 1 बार, 5 कितना बार, 1 बार, टोटल कितना हो गया 5। अब औसत निकालना है ना, औसत पर आ रहे हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कंपोजिट, डिस्टिंक्ट और ये आपको टोटल प्राइम फैक्टर्स। आप 120 का, यही 120 का औसत निकालना। हाँ सर, 12 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल दिए। 12 कहाँ गया, 12 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 और 1 3, पावर वाले जोड़ देंगे 2 और 1, लेकिन डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं, 2 हैं। ये है डिस्टिंक्ट प्राइम, ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या नहीं है, ये है कि प्राइम कितने बार आया है अलग अलग, 2 और 3, 2 बार।
कहेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ भी अभाज्य हुआ 2 गुना 2 है ना 2। अब यहाँ भी आपको अभाज्य हो गया 2 और 3। अब यहाँ भी है ना, करा 2 कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार है, तब 12 में आपको टोटल कितने बार प्राइम यूज हुआ है 3 बार। और डिस्टिंक्ट का मतलब कि बेस में कितना प्राइम है 2, तो डिस्टिंक्ट वाले बेस लेना है। और टोटल प्राइम फैक्टर का मतलब सभी पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना। हाँ सर, डायरेक्ट नहीं निकलेगा कंपोजिट। कंपोजिट के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब कंपोजिट। टोटल वाले घटा देंगे प्राइम और एक को, तब कंपोजिट निकलेगा, डायरेक्ट नहीं। जैसे ऑड डायरेक्ट निकाल दिए थे, इवन डायरेक्ट निकाले थे, कंपोजिट डायरेक्ट नहीं, इसको प्रोसेस से चलना पड़ेगा। और कोई दिक्कत, 120 कितना ले रहे हैं 120 का हम लोग सबसे छोटा नंबर लेंगे, इसके बाद 120 पर आ रहे हैं। 12 लीजिए तो 1 2 3 4 और एक और है ना, तब 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12, कुल संख्या कितना हो गया 6। औसत निकालना है, और औसत कुल संख्याओं का योग बटे कुल औसत बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, और बटे में क्या होता है कुल संख्या। सबको जोड़ो गिनकर भाग औसत होता है। फैक्टर्स 28 आ गया, सबको जोड़ रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 6 प्लस टोटल संख्या कितना आ गया 6, जोड़े हैं कितना आ गया जोड़कर 28, और भाग कर दिए 6 से, कटने वाला है नहीं, 14/3, 14/3 ये औसत है। पूछता कि 12 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा, 14/12 छोटा नंबर आ गया। अगर इससे बड़ा नंबर के गुणनखंड का औसत पूछेगा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो गुणनखंडों का औसत निकालना है। कौन सा औसत, गुणनखंड, संख्या का नहीं, गुणनखंडों का औसत, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड के औसत निकालना है, तो ऊपर में लिखेंगे कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, और बटे में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। जो हम लोग ऊपर में यही किए थे, सभी गुणनखंड को जोड़ दिए थे, और जितने गुणनखंड है उससे क्या कर दिए, भाग कर दिए। एवरेज ऑफ फैक्टर, सीबीएसई वाले लिखिएगा, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स और बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, TN, सभी फैक्टर्स के योग में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से भाग कर देंगे, ये एवरेज ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। सबको जोड़िए गिन कर के भाग, और फैक्टर का योग करने के लिए बताया गया है, योग करके और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से क्या करना है, भाग। ये आपका सवाल रहा। 120 के एवरेज ऑफ फैक्टर निकालिए, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, सभी का सही जवाब आना चाहिए। 120 का एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एडवांस कब स्टार्ट होगा, ऑनलाइन वाले का डाउट है, फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के। निकल जाएगा 120 का। अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, भाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का औसत
सभी गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंड की संख्या। अभी तक आंसर नहीं आया। 20, 21 आ रहा है, ऑनलाइन में आ रहा है 14/5। आया है किसी को 14/5? इधर नहीं, 14/5 सभी लोग अब 14/5 ही कमेंट में लिखेगा। एक आ जाएगा ना, खुद बनाएगा नहीं, सब 14/5 ही लिख रहा। 120 का सबसे पहले प्राइम बेस में लाइए, तब प्राइम बेस में लाएंगे 2 कितना बार हो गया, और 3 कितना बार, और 5 कितना बार, 1 बार आ गया। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। TNF भाग कर दिए, तब जोड़कर, भाग नहीं करना, जोड़कर 1, यहाँ जोड़ दिए 1 और 1 2, कितना आ गया। अब योग निकालिए, इसके बाद भाग करेंगे। सम का मतलब क्या होता है? योग। योग निकालने के लिए बताया गया है, याद है? पावर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना। अब कौन सा है? 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर गुना। अब कौन सा बचा? 5 के पावर 0 और 5 के पावर 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। पहला वाले को जोड़े, दूसरा में आ जाइए। 3 और 1 4, यहाँ जोड़ दिए 5 और 1 6, 300 योग हो गया 360। अब एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। टोटल योग आया 360 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कटने वाला है 4 4 16, 90 से कट गया 45 और 2, 45/2 22.5 लाए थे, तब सही हो गया, 22.5 आ गया। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले योग फैक्टर्स का और फैक्टर्स की संख्या से भाग कर देना। ये सब सवाल वनडे में पीटी में नहीं पूछेगा, जब मेंस, और मेंस आपको CHSL में भी हो गया। पहले सिर्फ CGL में मेंस था, अब CHSL में भी मेंस हो गया है। तब मेंस में औसत पूछ देगा, गुणनखंड पूछेगा, या व्युत्क्रमों का योग पूछ सकता है। सवाल नंबर हम लोग कितना पर थे? 10 पर। 10 के बना सकते हैं, बनाइए तो। ऑप्शन नंबर C। एक बार इसे और समझिए, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गुणनखंडों का औसत निकालना है, तो सभी फैक्टर्स का योग सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ। योग निकाल दिए। योग निकालना है तब पावर में 0 से स्टार्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तब पावर में 1 बढ़ाकर क्या कर देना है? गुना। एक कितना था? 720 के औसत निकालना है। बड़ा संख्या है, कोई बात नहीं है। 720 2 के पावर कितने होंगे? 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। पहला निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पावर में 1 बढ़ा दिए और गुना कर दीजिए। पावर में 1 बढ़ाए गुना 30 आ गया। और दूसरा में हम लोग निकालेंगे योग, और योग निकालना है तब पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ही तक क्यों गए? क्योंकि 2 के पावर 4 तक था। गुना में 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर, और गुना में कितना हो गया? 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। यहाँ 16 था ना, 16 और 8 24 और 4 28, 2 30 और 1 31 गुना 9 13 आया, और यहाँ से 6 आया है। अब 2400
4। हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, गुना करना, भाग हमें करना है, लास्ट में भाग करने जा रहे हैं डायरेक्ट। एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। टोटल योग को ऊपर लिखेंगे, 31 गुना 13 गुना और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 30 से भाग कर दिए, 6 पंचे 30। अब गुना करना आसान हो गया। तो 13 में 31 से गुना किए, 13 का 3 हासिल 1 और 13 तिया 39 और 1 40 बटे कितना हो गया 403 बटे का। अब पॉइंट में दे रहा है 5 से भाग कर दीजिए, 8 पंचे 40, 0 आया और 6, 80.। ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि औसत भी निकल जाएगा। पहले हम लोग समझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ, कोई दिक्कत क्या नहीं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और बोथ। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और सम निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड और इवन। अब एवरेज के लिए सभी का योग ऊपर और टोटल फैक्टर्स की संख्या 11 का। पूर्णतः वर्ग निकालना है ना, वर्ग के लिए पावर में और क्यूब के लिए पावर में और बोथ के लिए पावर में, ये तीनों याद है। वर्ग के लिए 2 से भाग, क्यूब के लिए 3 से भाग, दोनों के लिए। तो हमें वर्ग निकालना है, 2 से भाग करिए। यहाँ 3 में 2 से भाग कर दिए एक बार में, और 5 में 2 से भाग कर दिए। शेष वाले को नहीं लेना है, पूर्णतः भागफल 3 बार में लग गया, और यहाँ 2 से भाग कर दिए। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ें, 2 में 1 जोड़ें, 4 2 गुना कर दीजिए, 48 आंसर। स्क्वायर निकालना है पावर में 2 से भाग, और क्यूब निकालना है पावर में, और दोनों निकालना है तो 6 से भाग। पूर्णतः भागफल, शेषफल नहीं लेंगे। अगर 19 में हमें भाग करना रहेगा 2 से, कितना बार में भाग लग गया, शेष कितना बचा, इस शेष को छोड़ देंगे, भागफल को लेना। जिससे भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जिसमें भाग लगाएं भाज हो गया, जितना बार में भाग लगा वो भागफल हो गया, जो बचा वो क्या हो गया, शेषफल। ये सब पता है ना। अब सीबीएसई वाले एक बार समझना, भाजक का मतलब डिवाइजर, भाजक मतलब डिविडेंट, भागफल कोशिएंट, शेषफल रिमाइंडर। इसका आंसर करना। जो पूर्णतः घन निकालना है, 720 को प्राइम बेस में लाइए, 2 4 3 2 बार और 5 पावर में 6 से भाग कर देते हैं, 3 से 6 से ना, 3 से क्यों, क्यूब रहेगा तो 3 से भाग करेंगे। ये कहाँ नियम है बताए हैं, तब गलत भी रहेगा तो सही होगा। बताए हैं कि कोई भी संख्या क्यूब का मतलब पावर में, स्क्वायर का मतलब पावर में, और क्यूब और स्क्वायर दोनों पावर में। एक क्यूब है, घन है, घन के लिए पावर में कितना से भाग, 3 से भाग किए तब 1 बार में लग गया। यहाँ भाग किए 0 बार में भाग लग गया, यहाँ भाग किए 0 बार में। 0 बार में भाग लगाए हैं कि नहीं कभी। भाग देने के लिए आप लोग जानते होंगे कि अगर ये 71 में भाग देना है, कितना से भाग दिया जाए, 7 से, तब शेषफल कितना होगा, भाग दिए हैं, 1 बार में भाग लगा दिए, कितना हो गया 7, और शेष कितना बच गया 1, शेष 1 बचा ना। अब बताइए कि भाग दिया हुआ सही है कि गलत है। शेषफल सही निकला लेकिन भागफल गलत हो गया। ऊपर से संख्या 1 उतारें और जो उतरा ऊपर से ना वो शेषफल नहीं है, फिर 1 बार भाग लगाएंगे। अब 1 में 7 से भाग लगाएंगे तब 0 बार में भाग लग गया। अब शेषफल बचा कितना 1, या कभी कभी 2 अंक उतारते हैं, वहां क्या देते हैं 0,
वो 0 क्यों देते हैं? क्योंकि भाग नहीं लग रहा था। कितना बार में भाग लग रहा? 0 बार में। जैसे ही आ गया 2 तो 1 उतारे, भाग नहीं लगा, तो 0 बार में भाग लगा, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे। से रट जाते हैं कि जब 2 अंक उतरा ऊपर से तब 1 0। क्यों? क्योंकि भाग नहीं लगता था। कितना बार में लगा? ऐसे भाग नहीं लगा था। कितना बार में भाग लग गया? 0 बार में। पावर में 1 बढ़ाइए ना सर, 2 1 1, कितना हो गया? तो ये तीनों निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और बोथ। इसका आंसर करना है। नहीं, इसको सुधारिए पीडीएफ में। 9 है, 9 के पावर 9 के पावर 9, 9 के पावर 9 है सर, 0 नहीं है। बोलिए। हाँ, पहले तुम बैठो, बगल वाले। हाँ, क्या? किसको? किसे क्वेश्चन दिया? क्वेश्चन क्यों ले लेता? और कोई दिक्कत? अब रेड टी शर्ट, क्या परफेक्ट? परफेक्ट स्क्वायर का, तब जैसे अभी सम संख्या के हम लोग निकाले थे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर में 2 के डिफरेंस, 0 2 4 6 8, 2 के डिफरेंस पर चलेंगे, योग निकल जाएगा। तब जैसे अगर 12 का परफेक्ट स्क्वायर का योग निकालना है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, तो आसान है। 1 2 3 4 6 और तब परफेक्ट स्क्वायर 1 है और कौन सा है? 4 और 1 कितना? 5। परफेक्ट स्क्वायर का योग निकालना है तब पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के डिफरेंस पर चलेंगे। 0 प्लस 2 के पावर 2। अब गुना में 3 पर आएंगे, 0 और भी आएगा? कोई नहीं आएगा। तो 4 और 1 5 गुना 1 कितना हो गया? 5। क्यूब पूछेगा तो कितना पर चलेंगे? 3 के। 0 3 6 9 12, तो पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के डिफरेंस पर परफेक्ट स्क्वायर, 3 के डिफरेंस पर परफेक्ट क्यूब। कहाँ चल रहे थे? इस पर ना। कितना आया था इसका आंसर? 7। क्या निकालना है? घन। तो 9 के पावर क्या है? 9। ये भाग दे दिए थे 3 से, क्या? अच्छा, 3 से मान लिए कि 3 से भाग दे दिए, था कितना बार में? 3 और 1, कितने लोग का ये आया है? आया है बहुत सारे। पूरा नहीं उठाया हाथ, लेकिन 2-3 उठाया था। 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नंबर, प्राइम लाइए, 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 3। कौन बोल रहा है? ये 9 को 3 के पावर 3 लिखेंगे, 3 के पावर 2 ना, तो 9 दूना 18। अब भाग करेंगे कितना से? 3 से। कितना बार में? तो 6 और 1 7। टोटल घन की संख्या आ जाएगा 7। अच्छा, 9 के पावर 0 था, उनका आप लोग आंसर कितना मारे थे? वो भी गलत किए थे। 0 नहीं, 1 है ना। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान और 1 परफेक्ट क्यूब है, 1 होता आंसर, 0 नहीं होता। अगला नंबर 14 का आंसर करना है। इसे पहले छाप लीजिए। छपा गया? वाह। अब गुणनफल निकालना है। कमेंट, ऑनलाइन वाले कमेंट ज्यादा करते हैं, ऑनलाइन में कमेंट बंद करना है। अभी हम लोग औसत निकाले थे, अब क्या निकालना है? गुणनफल। सबसे गुणनखंड नहीं, गुणनफल। 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट्स, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। जैसे 12 आसान पड़ता है। 12 का हो गया 1 2 3 4 5 भी लिख दे? नहीं।
तो आप कहिएगा कि 1 गुना 12 वही नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 गुना 6 वही नंबर होगा, और 3 गुना 4 वही नंबर होगा। जो आप पहला स्टार्टिंग से शुरुआत वाले पहला और अंतिम वाले पहला दोनों को गुना करेंगे तो नंबर के बराबर होता है। एक में 12 से गुना कर दीजिए नंबर के, यहाँ से दूसरा तो अंतिम से भी क्या लेंगे? दूसरा, और शुरुआत से 3 तो अंतिम से भी 3। जो लेफ्ट साइड से जितने नंबर का फैक्टर्स लिए हैं, अगर राइट साइड से भी उतना ही नंबर का फैक्टर्स लेंगे तो गुणनफल किसके बराबर हो जाता है? संख्या के बराबर। 1 गुना 12 कितना हो गया? 12। 2 गुना 12 12। 3 गुना 12 12। तब ये 12 कितना बार आ गया? 3 गुना 4 12 आया है, तो टोटल आ गया 12 3 बार। 12 का यही आपको गुणनफल है, 12 के पावर 3, और ऐसा ही पावर में रहेगा। ऐसे छोटा नंबर है तो 12 के पावर 3 कितना हो गया? 1700। लेकिन जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसा नहीं देगा, डायरेक्ट कहेगा 12 के पावर 3। 12 के पावर अगर 19 आ जाता तो हम लिखते 12 के पावर 19। जैसे 120 अब ले रहे हैं तो 120 का आप फैक्टर्स निकालिए। 2 के पावर, पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, और भी है 7 नहीं, 8 9 नहीं, 11 नहीं, 13 14 नहीं, 15 16 17 18 नहीं, 20 आ गया। 20 के बाद 24, 24 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 60 के बाद 120। यहाँ से पहला लिए तो अंतिम से पहला 1 गुना 120 आया ना नंबर के बराबर। यहाँ से दूसरा, तब अंतिम से दूसरा लीजिए, 2 गुना 60, फिर भी आ गया 120। अब यहाँ से 3 लिए, तब यहाँ से 40, 3 गुना कितना आ गया? 120। 4 गुना 30, फिर भी 120 आया। 5 गुना 24 कितना आ गया? 120। 6 गुना फिर भी 120। 8 गुना 15 फिर भी आ गया 120। अब क्या बचा? 10 गुना 120। तब पहला से जितने नंबर गुणनखंड लिए हैं अंतिम से भी वही लेंगे, संख्या के बराबर हो गया 120। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तब 120 के पावर कितना हो गया? यहाँ प्रोडक्ट्स आ गया, तब 12 के पावर कितना हो गया? 3। 12 के पावर अभी छापना नहीं है। यही सवाल यदि पेपर में आएगा, जैसे 120 है तो 120 का हम लोग प्राइम बेस में लाएंगे, कितना आ गया? 2 3 बार, और 3 कितना बार? 1 बार, और 5 1 बार। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं, गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जितना नंबर है वो बेस में रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेगा उसका आधा कर देना पावर में। n के पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, TNF 16 गया। 4 गुना 2 गुना 2 16। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर कौन है? 100 और 16/2, तो 120 के पावर यहाँ यही आया था ना, छापिए यहाँ से। शुरुआत से पहला अंतिम से पहला गुणनफल संख्या के बराबर, शुरुआत से दूसरा अंतिम से दूसरा प्रोडक्ट करेंगे संख्या के बराबर। जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? जोड़ा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो जोड़ा नहीं बनेगा सर। परफेक्ट स्क्वायर में विषम होता है। अगला आ रहे हैं वैसी पर परफेक्ट स्क्वायर पर।
आज हम लोग शुरुआत किए थे फैक्टर्स में डिस्टिंक्ट प्राइम और कंपोजिट, दो नया सीखे आज, एक औसत सीखे नया और एक प्रोडक्ट्स, यही 4-5 अलग और कुछ नहीं, बाकी सब पुराना ही है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, योग निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, बेस में नंबर रखेंगे और पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधा करेंगे। ये दोनों छपा गया, तो दोनों में गायब ही हैं, समझने में भी गायब हैं और छापने में भी गायब। हो गया। पहला से शुरुआत नंबर और अंतिम से पहला गुना करेंगे संख्या के बराबर, यहाँ से दूसरा अंतिम से दूसरा गुना करेंगे, तो कोई भी फैक्टर्स का जितना शुरुआत से क्रम चलेंगे अंतिम से क्रम दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है, संख्या के बराबर हो जाता है। अब ऐसे छापिए कि पेपर में आएगा तो इस तरीके से बनाएंगे। 120 का सबसे पहले प्राइम बेस में लाएं, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दिए। निकल जाएगा, निकालिए। तो 720 के गुणनखंडों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, सबका सही आंसर आना चाहिए। सात 720 को पहले प्राइम बेस में लाइए, 2 4 बार, 3 कितना बार और 5 कितना बार, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 गुना 3 गुना 2, 30 आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं, गुणनखंडों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए नंबर को बेस में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को आधा कर देंगे। नंबर है 720 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 30 का आधा, 720 के पावर आया था 720 के पावर 15 एस। अब कोई दिक्कत क्या इधर नहीं ना, आप निकालिए। अब परफेक्ट स्क्वायर पर चलने जा रहे हैं। 144 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पहले। 144 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स TNF। 144 परफेक्ट स्क्वायर है तो निकालिए। 144 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 आ गया। अच्छा, अभी तक जितना मान निकाल रहे थे सब किस में आ रहा था, सम संख्या में, और इसमें क्या आ गया, विषम संख्या में। 144 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 144 को लिखे 12 के स्क्वायर हो गया ना, और 12 को लिख देंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर और पूरा के पावर 2 है, तो पावर गुना हो गया, 2 कितना बार आ गया और 3 कितना बार, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, पावर में 1 बढ़ा दिए, गुना कर दिए, कितना हो गया 15। नोट में करके लिख दीजिए। क्या करके लिखना है, नोट में। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के
कुल गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, ऑड विषम होती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। क्या होती है? विषम। विषम का मतलब समझ में आया ना, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे। अगर यही पेपर में रहता कि 144 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, और ऑप्शन दिया गया है पहला 16, दूसरा दिया गया है 14, तीसरा दिया गया है आपको 18, चौथा दिया है 15। अब इसके लिए हमें बनाने की आवश्यकता है पेपर में? नहीं, क्योंकि 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन नहीं, ऑड होती है। एक ही ऑड है, आंसर कर दिए। एक से अधिक ऑड रहेगा तो क्या करेंगे? चेक करेंगे। जैसे 9 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, TNF निकाल सकते हैं? निकालिए ना सर। 9 को लिख दिए 3 के पावर, तो 2 + 1 कितना? 3, है ना आसान। तो विषम कौन सा संख्या का होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावे जितने नंबर हैं वो सभी का क्या होता है? इवन। इवन में सम में। जैसे अभी हम लोग 9 का लिए थे, तो 9 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1, 3 और 1, 3 और 9। अब परफेक्ट स्क्वायर 16 है इसके बाद, तब 1 से भी विभाजित है, 2 से है, 4 से है, 8 से है, और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर 25 है ना। 25 1 से, 5 से, 25 के बाद 36, 36 1 से, 3, 4 के बाद 6 के बाद 8, 9, 9 के बाद 18 के बाद 12 छूट गया था। और है ये देखिए, एक बीच में जस्ट इसको बीच में नंबर आ रहा होगा, वो टोटल नंबर का क्या होगा? वर्गमूल। बीच में कितना नंबर है? तो इन नंबर का वर्गमूल है कि नहीं? इसके बीच में ये भी नंबर का क्या है? वर्गमूल। इसके बीच में नंबर का क्या है? वर्गमूल। और इनके बीच में नंबर का क्या है? वर्गमूल है। 36 का वर्गमूल। अच्छा, जितना इसके बीच वाली संख्या से आगे नंबर है उतना ही नंबर क्या है? पीछे। तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 और √n के बीच उतना ही नंबर होता है जितना √n और n के बीच। जैसे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? n है। तो 1 और √n के बीच में जितने आपको दिया गया है फैक्टर्स, उतना ही फैक्टर्स √n और n के बीच में होगा। अगर इधर x है तब इधर भी कितना होगा? बीच में जितना फैक्टर्स होगा उतना ही फैक्टर्स इधर। या √n के पहले अगर 8 है तो √n के बाद भी कितना फैक्टर्स होगा? उसे छापिए और एक सवाल लेते हैं, आंसर करिएगा। कितना हो गया? √5 लिख दिए थे, तो इसको √25 लिख दीजिएगा। √n है जो नंबर है उसका वर्गमूल √25, और बाकी सब सही है ना? 9, 16, 25 और 36। एक सवाल लैंग्वेज में लिखाएंगे और आप लोग को आंसर कर देना। ऑनलाइन में डॉट आ गया, जिसका डर था वही हुआ। कह रहा है कि यदि सर पावर में पूर्णतः 2 से नहीं कटेगा तो चाहिए। कभी नियम लिखा है कि पावर में 2 से कटना ही चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। कुछ भी रहेगा हमें क्या करना है? 2 से, अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा 2 से भाग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो 2 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा।
कहाँ चला गया था, छपा गया है ना। एक सवाल लिखिए, लिखाया जाए क्वेश्चन, लिख दीजिए। यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड एक तथा रूट एक के बीच में, एक तथा रूट एन के बीच में, एक तथा रूट एन के बीच में, यदि किसी संख्या का गुणनखंड एक तथा रूट एन के बीच में 18 है, एक तथा रूट एन के बीच में 18 है, तो उस संख्या का कुल गुणनखंड कितने होंगे। एक तथा रूट एन के बीच में 18 है, तो उस संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे। उस संख्या के कुल कितने गुणनखंड। 37 आ गया, 37। 38 भी आया है क्या, 38 नहीं आया है, 37 हो गया। और 37 होना भी चाहिए, जब भी होगा तो किस में होगा, ऑड में होगा। तो एक और रूट एन, इसके बीच में कितना नंबर है, 18, बीच में 18 फैक्टर्स है। तो हम कहें कि रूट एन और एन के बीच में भी कितना फैक्टर्स, टोटल कितना कर दिए, 37। अच्छा किए। अब टोटल फैक्टर्स बताइए, तो कहिएगा 18 और 18 36, 1 2 और 1 3 फैक्टर और है ना, टोटल कितना हो गया, 39। एक ही आप जोड़ रहे हैं। ये रूट एन और 1 के बीच में 18 है, और रूट एन और एन के बीच में 18 18, 1 2 और 1 3 फैक्टर और है, तो 3 और जोड़ेंगे, कितना हो गया, 39। आप सिर्फ बीच वाले जोड़ रहे हैं। बीच वाले कब जोड़ते हैं कि आप बीच में 18 है ना, तो इसके पहले टोटल कितना हो गया, 19। 1 और रूट एन के बीच में 18 है, तो 18 और 1 कितना, तब इधर भी कितना, 19 और 19 38 और 1 39। ये बीच में कह दिया है कि 1 और, मिट गया था, 1 और रूट एन के बीच में 18 नंबर है, तो रूट एन और एन के बीच में भी कितना फैक्टर्स होगा, 18, और 3 फैक्टर्स और होंगे, 1 रूट एन और एन, टोटल कितना हो गया। तो जब भी कभी भी ऐसा रहेगा, तो अगर फैक्टर्स x है, तब बीच वाले को दुगना कर देंगे, और कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना। कहता 21 फैक्टर है, 28 फैक्टर है, तो 28 तिया, सॉरी 28 दूना का 56 और 3 59। इसका आंसर करिए, बी की, सी की, डी आ गया। देखते हैं 30 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। 2 कितना बार, 3 कितना बार, और 5 कितना बार। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। 2 गुना 2 गुना, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फॉर्मूला बोल दीजिए, एन जितना नंबर है उसके बेस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। नंबर है 30, और पावर में 8/2 कितना हो गया, 30 के पावर 4। अच्छा, 0 4 बार आएगा, 2 और 2 और 3 के पावर 4 कितना हो गया, 81 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से बन जाएगा, एवरेज से भी बन जाएगा। अब सब सवाल बन जाएगा, 1-2 सवाल छोड़कर। जैसे एक व्युत्क्रमों का योग है, विशेष कॉन्सेप्ट
कल, आज यहीं रहना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? नहीं, लेट हो गया। कल, कल आइए।